चलो भाई, आज जो टॉपिक हमारे पास है वेरी इजी, 9th क्लास में पढ़ा था, कुछ नया थोड़ी ना है। एवोगाड्रोस नंबर। डिनोट करते हैं एन ए से, कैपिटल एन लिखते हैं और सब स्क्रिप्ट में कैपिटल ए लिख देते हैं। ये एक खास तरह का नंबर है, जैसे ये एवोगाड्रो का टेलीफोन नंबर नहीं है, ना ये उसका मकान नंबर है, ना ये उसके जूते का नंबर है। ये खास नंबर है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में हम एक नंबर लिखते हैं दैट इज़ 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एंड दैट नंबर इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। अब ये नंबर क्या बताता है? ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इस नंबर को अगर हम चेक करेंगे, इस नंबर को, ये जो नोटेशन है यहाँ पर, दैट नोटेशन इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहा जाता है कि जिसमें हम बहुत लार्ज नंबर को स्मॉल करके लिख रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसी नंबर को अगर हम बड़ा करके लिखें तो 602 के बाद हमें जो है वो 23 टाइम्स 0 लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये नंबर है। ये 602, उसके इतने 0। अब ये नंबर क्या बता रहा है? इतनी सारी दुनिया में कौन सी चीज़ है? इतने पैसे किसी के पास हैं ना, इतने दुनिया में लोग हैं ना, इतने सितारे आसमान में हैं ना, इतने जो है वो कह लो कि शहर दुनिया में, ना इतने कस्बे हैं। तो ये नंबर बता क्या रहा है? 602। एवोगाड्रो ने एक नंबर बताया था। ये नंबर बताता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, the number of particle in 1 mole of a substance is 6.02 into 10 to the power 23 and this number is called Avogadro's number। बस सिंपल कि एवोगाड्रो साहब एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम इनका था, इन साइंटिस्ट का जो पूरा नाम था वो था एमेडियो एवोगाड्रो। एमेडियो एवोगाड्रो ने एक बहुत बेहतरीन डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये कहा था एमेडियो एवोगाड्रो ने कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर, कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो फिक्स होंगे, वो कांस्टेंट होंगे और वो इतने होंगे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। और इसी नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो को ये कैसे पता लगा? तो उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, गिनने नहीं बैठा वो। मिसाल के तौर पे अगर हम कह लें कि 1 मोल ऑफ सोडियम है, 1 मोल ऑफ सोडियम है, तो सोडियम के 1 मोल के अंदर 23 ग्राम होगा। हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, है ना। मोल इंटू एटॉमिक मास, मोल 1 हो गया, एटॉमिक मास इसका हो गया 23, तो 23 ग्राम कि सोडियम का 1 मोल मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 23 ग्राम सोडियम, इतना सही होगा। अब 23 ग्राम सोडियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो इतने हैं 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतने पार्टिकल्स हैं। अब ये नहीं किया होगा, बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फारिग इंसान होगा एमेडियो एवोगाड्रो, तो कुछ करने के लिए उसके पास था नहीं, तो वो एक दिन एटम गिनने के लिए बैठ गया। उसने पूरा गिना सोडियम के कितने एटम होंगे। तो भाई ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, उसको गिनने में बहुत टाइम लगेगा। कहा जाता है कि इस नंबर को अगर मैं नॉर्मल बताऊँ, मैथमेटिकली आप इसका बात को देख लो कि ये जो नंबर है, अगर मैं इस तरह पढ़ूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सिर्फ ये पूरा नंबर मुझे कंटिन्यूसली पढ़ने में सिर्फ ये नंबर मुझे ना तकरीबन 120 साल लगेंगे। 120 साल बाद में ये नंबर काउंटिंग ख़त्म कर पाऊँगा, इतनी बड़ी काउंटिंग है ये। 120 साल लग जाएंगे इतना नंबर मुझे पूरा 0 पढ़ने में। तो इतना 120 साल ना गिनता होगा बैठ के वो। तो उसने क्या किया होगा? उसने मैथमेटिकल किसी तरीके से इस नंबर को जो है वो डिस्कवर किया और बताया कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ Na है, सोडियम है। अब चूँकि सोडियम एक एलिमेंट है तो एलिमेंट के अंदर एटम्स होंगे, तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इतने एटम्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। या अगर आप बात कर ले कि 1 मोल ऑफ वाटर, अब पानी की बात कर लिया जाए तो वाटर में क्या होगा? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स नहीं होंगे, बल्कि चूँकि वाटर है तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पार्टिकल्स दोनों होते हैं, एटम भी पार्टिकल्स हैं और मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आइंस भी हो सकते हैं, आइंस भी पार्टिकल्स होते हैं। मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं ना, पार्टिकल्स जिसको हम ज़र्रात कहते हैं, तो ये एक बड़ी एक जर्नल सी टर्म है। उसको स्पेसिफिक किया जाए तो पार्टिकल्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं, छोटे पार्टिकल्स।
एक हमारे पास होता है एटम, एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूल, एक हमारे पास होता है क्रिस्टल्स, और एक हमारे पास होते हैं आइंस। ये चारों ही पार्टिकल होते हैं छोटे, किसी को एटम कहते हैं, किसी को मॉलिक्यूल, किसी को क्रिस्टल, किसी को आइन। अब एटम्स किसको कहेंगे? एटम्स किसके अंदर होंगे? याद रखिएगा, एटम्स हमेशा एलिमेंट के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, पोटेशियम के एटम्स होंगे, फॉस्फोरस के एटम होंगे, सल्फर के एटम होंगे। और मॉलिक्यूल्स किसके होंगे हमेशा? अच्छा, कंपाउंड्स के तो कंपाउंड्स के तो क्रिस्टल भी होते हैं, दोनों ही कंपाउंड्स के होते हैं। लेकिन यहाँ चलो मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूँ, कोवलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक सवाल कि कोवलेंट कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, मतलब कौन से कोवलेंट कंपाउंड होते हैं? अगर 9th क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है तो याद रखो कि अगर कंपाउंड में सिर्फ नॉन मेटल हो, सिर्फ नॉन मेटल से मिलकर बना हो, तो उस सूरत में हम उसको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड में बस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये भी मसला है कि नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, ठीक है? तो ये भी चलो बताया। तो क्रिस्टल्स पे आ जाओ, पहले थोड़ी देर बाद बताऊँगा, फिर उसको समझो। क्रिस्टल्स सारे के सारे भी ये भी कंपाउंड में होंगे, आयनिक कंपाउंड्स अगर होंगे तो क्रिस्टल्स कहलाते हैं। फिर वो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। कल वो बता रहा था ना मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, इसके इसलिए इसका फार्मूला मास निकल रहा होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास निकल रहा होता है, ठीक है? अब आयनिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? आयनिक कंपाउंड में लाजमी कोई ना कोई मेटल होता है, मेटल होगा तो आयनिक कंपाउंड होगा। मेटल कैसे पहचान में आता है? मेटल के बारे में आपको 9th क्लास में हमने बताया था कि इनके सफिक्स होता है मेटल का। सफिक्स मतलब लाहका, लाहका मतलब जो एंड में लग रहा होता है ना, उसको सफिक्स कहते हैं। तो मेटल का जब सफिक्स होता है वो क्या होता है? यम, लास्ट में यम आ रहा होता है। यम आ गया तो वो मेटल है, और वो मेटल हो गया तो वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड, तो ये दोनों, ये जितने भी यम आ जाते हैं, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सब में यम आ रहा है। रेडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आ रहा है ना यम लास्ट में सबके, ठीक है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है? मतलब जिसके लास्ट में भी यम आ जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि भाई वो मेटल है, नाम में यम आ जाएगा, ठीक है? तो वो मेटल है। और अगर मेटल आ गया तो वो आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्रिस्टल्स होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे क्रिस्टल नहीं बोलते हैं, कुछ बच्चे इसको और नाम देते हैं, उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो फार्मूला यूनिट्स क्रिस्टल्स ही होता है, एक ही बात है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, बात एक ही है। तो 9th क्लास में बच्चों को पार्टिकल बोलना सिखाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में आके अकलमंद हो चुके होते हैं, तो हमें ये सारे भी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए कि पार्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं। 9 में हम सिर्फ पार्टिकल बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। अब मॉलिक्यूल है कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट कंपाउंड से हो रहा है जिसमें यम ना हो, ऐसा कोई नाम आ जाए। जैसे जब हम कहते हैं ना HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यम आया ही नहीं, तो उसका मतलब कि ये कोवलेंट है। इस तरह से जब हम कहते हैं कोई कंपाउंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यम नहीं आया। HNO3 कहते हैं नाइट्रिक एसिड, तो यम नहीं आया। तो जब यम नहीं आएगा नाम में तो फिर वो कोवलेंट है, यम आ गया नाम में तो फिर वो आयनिक है। ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स है, ठीक है? वरना तो तरीका है पूरा उसको जानने का। चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पता लगेगा। आइंस किस में होते हैं भाई? चार्ज पार्टिकल्स के अंदर आइंस होते हैं। चार्ज पार्टिकल, आइन के लास्ट में नॉर्मली आइन लिखा हुआ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर Na+ लिखा हुआ है, चार्ज आ जाए ना एटम पे, एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। और एटम पे चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं उसमें। दैट्स वाई एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अपने आप को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम न्यूट्रल होता है, नो चार्ज वाला होता है। लेकिन यही एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कर दे तो चार्ज आ जाता है। उसी को हम आयोन्स कहते हैं, पॉजिटिव आयोन्स, नेगेटिव आयोन्स। पॉजिटिव आयोन्स को हम कैटायोन्स कहते हैं। जैसे Na पॉजिटिव है तो ये हमारे पास कहलाएगा, इसके लास्ट में आयन लिखा होगा, दैट इज सोडियम आयोन। और ये यहाँ पर क्या है? कैटायोन है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर Cl नेगेटिव कह दूँ, दैट इज क्लोराइड आयोन। और ये यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या बोल देंगे? एनायोन बोल देंगे, ठीक है? तो पार्टिकल सब हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में 6.02 × 10⁻23 क्रिस्टल्स या फार्मूला यूनिट्स होते हैं। 1 मोल ऑफ
Na प्लस के अंदर सोडियम आयंस के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 आयोन्स होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सिर्फ पार्टिकल नहीं बोलना है, ये बच्चों वाली बात है, थोड़ा बड़े हो जाओ कि पार्टिकल्स को समझो। पार्टिकल इतनी तरह के होते हैं, एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इससे आसान तरीके से नहीं समझा सकता, ठीक है? पार्टिकल्स कितनी तरह के, समझ गए साहब? अच्छा, तो यही बोलते थे एवोगाड्रो भाई, बोलते थे कि भाई किसी भी सब्सटेंस को, ये सारे सब्सटेंस हैं, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल उठा लो, नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होगा, वो इतना ही होगा, ना इससे एक ज़्यादा ना इससे एक कम, ठीक है? तो बात समझ आ गई? एक मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना होगा भाई? ट्वाइस ऑफ दिस। 3 मोल में कितना होगा? थ्राइस ऑफ दिस। 4 मोल में कितना होगा? थ्राइस नहीं, 4 टाइम, ठीक है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस के बाद 4 टाइम्स हो जाता है, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है? तो इससे हम एक फॉर्मूला क्यों ना निकाल दें? इससे हम एक फॉर्मूला ही पूरा ईजाद कर देते हैं बच्चों। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालना है तो वो बराबर किसके हो जाएगा? मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻। सिंपल ना भाई, 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला निकल गया। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो आ गया, मोल इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को शॉर्टकट में लिखना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल एन से शो करते हैं, इज इक्वल टू मोल कल किससे शो किया था? स्मॉल एन से, और एवोगाड्रो नंबर किससे शो होगा? एन से। तो दिस इज द शॉर्ट हैंड फॉर्मूला ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है? एक ही बात है ना, ऊपर जो चीज़ लिखी है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी इसका दिखा दूँ। अगर आपको सवाल में ऐसा हो कि मोल नहीं मास दे दिया जाए कि आप मुझे बताइए 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, फिर तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फिर 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि भाई पहले फर्स्ट विल फाइंड नंबर ऑफ मोल निकाल लो, उसके बाद फिट कर दो इसमें जाके। यह होता है इस फॉर्मूले को चेंज कर दो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके। कैसे? बहुत सिंपल बात बताऊंगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, भाई मोल है ना, मोल का फॉर्मूला क्या पड़ा कल? मास अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इंटू 6.02 पावर 20। बात समझ आ गई? तो मतलब इसी मोल की जगह पर मोल का फॉर्मूला रख दिया। शॉर्टकट में लिखें सेकंड फॉर्मूले को, नंबर ऑफ पार्टिकल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन ए। समझ गए? एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाए और मास पूछ लिया जाए तो फिर अरेंज कर लेंगे, या एन है मल्टीप्लाई पे कैपिटल एम चला जाएगा, एन ए डिवाइड पे आ जाएगा। यहाँ नहीं कर रहा, लिख लो अभी फिलहाल, ठीक है? तो जस्ट अगर मैं फॉर्मूले के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर पहले से लिख दूँ जो आपके पास लिखा रहा है तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि फर्स्ट फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। सेकंड फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो एक और फार्मूला मास वाला यहीं पे निकाल लेता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। सही ना? स्मॉल एम ये रखा, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड भी हो गया। ये फार्मूला भी हो सकता है, यूज़ कर लेंगे उसको, ठीक है? तो दैट इज़ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फार्मूला, ठीक है? बस 3 फार्मूला पे देखते हैं कि किस तरह काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल आज का शुरू है यहाँ से कम 10 सवाल करने का टारगेट है, ज़्यादा भी हो सकता है। टारगेट 10 का है, उसके बाद कमीशन है। क्वेश्चन 1, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 मोल्स ऑफ सोडियम ही ले लो। चलो सिंपल क्वेश्चन, 10 मोल सोडियम में बताएं नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल करते हैं 3 काम करते हैं भाई, चौथा कोई काम नहीं होगा। 3 काम में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। गिवन लिखो, रिक्वायर्ड लिखो, सॉल्यूशन लिखो। भाई गिवन क्या है पहले तो ये चीज़ देखें। तो गिवन क्या है आपको इस वक्त? 10 मोल्स की मैंने, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू की मैंने, दैट इज 10 MOL। ई खा जाओ लास्ट में, ई नहीं लिखते लास्ट में बोल, और कुछ गिवन नहीं है, खाली सवाल है। रिक्वायर्ड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल एन, शॉर्टकट, ठीक है? पहले ही फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल कितना भाई? 10, और ये 6.02 इंटू 10⁻23। यू कैन सॉल्व इट इन न्यूमेरिकल। मुझे ज़रूरत नहीं है करने की, मुझे पता है पावर 1 बढ़ जाएगा, बस 24 हो जाएगा। आप करके देख लो, ठीक है? तो 10 हो रहा है ना, तो एक पावर इंक्रीज कर देगा वहाँ पर। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना आता है सबको? ये कैलकुलेट करो ज़रा, एक्सपोनेंट कैलकुलेट सबको करना आता है? नहीं आता तो मुझसे पूछ लो, सब कैलकुलेट कर लेंगे ना भाई।
हाँ 9 के बच्चों को सिखाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करते हैं, इंटर वाले तो कर लेते आराम से। अच्छा आखिरी में यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी? पूछा क्या था, एटम्स पूछा था ना, तो एंड में एटम्स आ जाएगा। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लें। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 2 moles of silver nitrate, no not silver nitrate, sorry PCl5। तो what you have given में एक ही चीज़ है, that is small n, 2 moles given है। आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे PCl5 में, 2 मोल में। वी हैव द सॉल्यूशन नाउ। वी नो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल इंटू Na, 2 × 6.02 × 10⁻23 हो जाएगा 1.204 × 10⁻24। यूनिट क्या निकलेगी? ओके मॉलिक्यूल्स, वेल डन, ख़त्म। अच्छा यहाँ पर आपको फॉस्फोरस और क्लोरीन के एटॉमिक मासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बच्चे पूछते ना सर इसमें एटॉमिक मास तो दीजिए, फॉस्फोरस को ज़रूरत ही नहीं है, इसमें मोल गिवन है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। अगर मास गिवन होता तो फिर ज़रूरत पड़ जाती, क्योंकि उसमें हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाता, जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन 3 पे आते हैं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ, फिर से एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 160 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 160 ग्राम मैंने आपको दिए हैं, आप बताएं इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो एटॉमिक मास अब देना पड़ेगा मुझे 160 AMU, सॉरी 40 AMU। अब इसमें आप डेटा में आपको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, मास तो गिवन है, मास के अलावा आपको एटॉमिक मास या कैपिटल M भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सेकंड फॉर्मूले से आप इसके आंसर को ला सकते हो, मैं बना दूँ, हो जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन 3, चलो कोशिश करो, मुझे पता है आप सब कर लोगे यार, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैस आपका हुआ 160 और एटॉमिक मास इसमें गिवन है आपके पास 40 × 6.02 × 10⁻23। सिंपल मैथमेटिक्स, 40 1 ज़ा 40, ये 0 4 4 ज़ा 16, तो 6.02, सेकंड होता है 1.204, देन 2.408 ना, ओके 2.408 × 10⁻24। यूनिट क्या है? एटम्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन 1 2 3 हो गया 4। Calculate the number of molecules in 800 ग्राम of sugar। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन 4 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 800 ग्राम ऑफ शुगर। तो एक सबसे बड़ा एक मसला इस सवाल में क्या है कि सवाल में शुगर का फॉर्मूला नहीं है। ये मजाक आपके साथ नहीं किया जाएगा, इसके लिए परेशान मत हो, शुगर का फॉर्मूला दिया जाएगा। तो बता दो वैसे आपको पता है तो, किसी को पता है शुगर का फॉर्मूला? C12 H22 और O11। अब हो जाएगा ये सवाल, तो ये आपको दिया जाता है, आप परेशान मत हुआ करो, ऐसा तो हज़ारों फॉर्मूला है, आप कैसे याद करोगे। मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जो आएगा 342 आएगा। AMU बता दे रहा हूँ ताकि ये करके आगे बढ़ो, वरना आगे भी गलत हो जाएगा। या स्लैब शकील आंसर बताओ क्या आया था? यूनिट, गुड।
ठीक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट आयोनिक कंपाउंड दे दिया आपको इस बार मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में बताइए कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे। तरीका सेम है, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं है, बस फार्मूला यूनिट इसलिए लिख रहे हैं चूंकि अभी आयोनिक कंपाउंड है। ओके, क्वेश्चन 5 का आंसर अगर आपने डायरेक्ट निकाल लिया है तो क्या आया मुझे बताएं। यूनिट क्या हो जाएगी? इसमें दोनों चीज़ लिख सकते हैं, इसमें क्रिस्टल्स भी लिख सकते हैं और इसमें जो है वो आप फार्मूला यूनिट्स भी लिख सकते हैं। दोनों इसके सही आंसर्स हैं, क्रिस्टल्स भी लिख सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी लिख सकते हैं। देखो सेम वर्बली सॉल्व कर सकते हैं इसको, देयर इज नो नीड टू डिस्पेयर ना, मतलब परेशान नहीं होना है भाई। मास गिवन है ना, तो मास अपॉन, अब मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकलेगा ऐसे दिमाग में सॉल्व कर ले। 40 + 12 + 48, ये 40 हो गया, ये 12 हो गया और ये 16 3 = 48, तो 48 + 12 + ये 40 आपका 100 हो जाता है। 100 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 पावर 20, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए। ये 0000 यहाँ कट गया तो 6.02 का डबल हो गया, ये 12.04 × 10⁻23 हो गया। 12.04 × 10⁻23 हो गया। अब पॉइंट को पीछे ले आओ, स्टैंडर्ड नोटेशन में ले आओ, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए ना, ये 2 डिजिट के बाद 12.04 है तो 1.204 कर दो और पॉइंट एक पीछे लेके आते हैं तो पावर एक बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो कितना हो गया 1.204 10⁻24। मतलब ये तो अगर आप प्रैक्टिस कर करके हमारे बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेटर की, दिमाग में ही बना रहे होते हैं ऐसे, और ये हो जाता है। आप 100 न्यूमेरिकल बनाओगे घर पे, उसको आपको खुद ही आ जाएगा, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पे होगा। लेकिन भाई मैं कैसे दिमाग में बना, प्रैक्टिस है मेरी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, अभी लेवल 1 पे चल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन ही करा रहा हूँ अभी मैं, मुश्किल पे आया ही नहीं अभी मैं किसी भी। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेवल 2 पे आता है, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ anions in 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ CaCl2। ये मुश्किल सवाल थोड़ा सा, जी मैं बना देता हूँ फिर। क्वेश्चन 6 थोड़ा टिपिकल कर दिया मैंने जानबूझ के, आयंस को मैंने सिंपल तरह से नहीं दिया है, थोड़ा घुमा फिरा के अब दे रहा हूँ। 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है, बताइए इसमें एनायंस की तादाद कितनी होगी। एनायंस की तादाद कितनी होगी? तो सबसे पहले तो एनायंस को तो दोबारा से समझ लो कि एनायंस होते क्या हैं, फिर सवाल समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बच्चे इसमें फंसते हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ कैटाइन और नंबर ऑफ एनाइन पूछ लेता है, चूँकि आप ये ऐसा सवाल है जो आपने कभी 9 में बनाया ही नहीं। देखो सबसे पहले तो एटम वर्सेस आयन, दोबारा से फ़र्क को समझो इन दोनों के, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं न्यूट्रल, एटम्स होते हैं न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है उस पर। आयंस जो होते हैं वो होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज होते हैं इनके ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं। तब ये चार्ज होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैटायंस, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं एनायंस, ठीक है। इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक 9 में बताया था, फिर से सुन लो। यस, कैट्स हैव पॉज, पॉ मतलब पॉ पंजे, तो कैट्स हैव पॉज, बिजली तो बिल्ली जो है वो बिल्लियों के पंजे होते हैं, तो कैट्स हैव पॉज जिनसे वो पंजा मारते हैं उसको पॉ कहते हैं उनके पंजे को। तो कैट्स हैव पॉज मतलब कैटाइंस हैव पॉजिटिव चार्ज, जैसे कैट्स के साथ पॉज आ रहा है तो कैटाइंस के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो कैटाइंस आर पॉजिटिव चार्ज आयंस, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो अगर यहाँ पर अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एनायंस बताइए, सिर्फ नेगेटिव आयंस कितने बने ये बताइए 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में, तो ये मल्टीपल स्टेप, 2 स्टेप में ये न्यूमेरिकल फॉलो होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स कितने, मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्रिस्टल्स होते हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखो ज़रा इसको किस तरह से, अभी तुम लोग नहीं बनाना, छोड़ दो, चूँकि अब सवाल लेवल 2 पे आ गया तो समझना पड़ेगा। गिवन में सबसे पहले हमने क्या किया भाई कि यहाँ पर हमें जो गिवन था मास गिवन है दैट इज़ 100 ग्राम कर दिया, ठीक है। तो
रिक्वायर्ड क्या चीज़ यहाँ पर अब हमें, नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, इसको हम जो है वो कैपिटल एन नहीं कह सकते अभी फ़िलहाल ना, एन नहीं, ये कुछ और चीज़ है ये, तो इसको हम पूरा नंबर ऑफ एनायंस ही लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं, नेगेटिव आयन सिर्फ बताना है, तो मैंने नंबर ऑफ एनायंस लिख कर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर हेडिंग डाला तो सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे कि भाई नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं CaCl2 में। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स के लिए मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, सिंपल। अच्छा, मोल को क्या करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो मास हो गया आपका 100। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास या डेटा में ही हम निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ निकाल देता हूँ मॉलिक्यूलर मास, वो CaCl2 दैट इज़ 40 + 71, डायरेक्ट निकाल देना 111 AMU। सही है, तो डायरेक्ट निकाल दिया मैंने, ये आ गया। तो 100/111 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ तो बहुत आसान है, क्या आया बताओ। फिर से बताऊँ अगेन, ओके। तो देखो सबसे पहले तो ये सवाल कि बताएं कि 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में नेगेटिव आयंस कितने होंगे, एनायंस कितने होंगे। तो डायरेक्ट हम एनायंस कभी भी नहीं बता सकते। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि 100 ग्राम, ओके अभी रुक जाए, पूछूँगा 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। तो वो सिंपल जो अभी तक हम काम कर रहे थे, एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ 5.42 एक्सपोनेंट 23, इतने 23 ना, ओके। बट ये आंसर नहीं है, ये से तभी ये पता लगा कि 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्रिस्टल्स होंगे। हमसे क्रिस्टल थोड़ी ना पूछा, हमसे तो पूछ रहे एनायंस कितने हैं। तो हमें पता है कि एक अगर आप क्रिस्टल उठाओगे कैल्शियम क्लोराइड का, तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इसको देखो तो अगर इसको ब्रेक करो यहाँ से, तो एक कैल्शियम का आयन मिल जाएगा आपको, Ca का एक कैल्शियम Ca पॉजिटिव एक मिल जाएगा, उसको ब्रेक कर दो तो। और क्लोरीन के कितने आयन्स आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, 2 आयन्स मिल जाएंगे क्लोरीन के, क्योंकि Cl2 है ना, तो 2 क्लोराइड आयन असल में। तो दो, ये पहला वाला पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला नेगेटिव होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कैल्शियम क्लोराइड जो है, एक क्रिस्टल कैल्शियम क्लोराइड का आपको 2 क्लोराइड आयन दे रहा है, एक क्रिस्टल 2 एनाइन दे रहा है। तो जितना भी आंसर आ गया इसमें कि 100 ग्राम में इतने होते क्रिस्टल, एनाइन कितने देंगे ये, तो 2 ट्वाइस ऑफ दिस नंबर देंगे। ये नंबर जितना भी लिखा है उसका डबल देंगे। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट अब सेकंड स्टेप कि नंबर ऑफ एनाइंस निकालने के लिए जस्ट आप कैपिटल N जो भी है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हो गया 5.42 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई कर दो उसको 2 से। तो यहाँ पर क्या आ गया नंबर ऑफ एनाइंस, बताइए ज़रा मुझे। 1.084 इतने एनायंस से सिर्फ आयंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा आप ज़रा समझो अब इसको डिफरेंट तरह से। अब मैं इसी सवाल को बताता हूँ आपको। अब पेपर में किस किस तरह से घूम सकता है ये सवाल। CaCl3 ना दिया जाता, अगर आपको लेट से अगर आपको दिया जाता एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, फिर आप क्या करते हैं ये सवाल में, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ता, चूँकि एक क्रिस्टल आपको 3 क्लोराइड आयन दे रहे AlCl3 में। ठीक है, अच्छा अगर आपको NaCl दिया जाता और आपसे बोला जाता बताओ एनाइन कितना, फिर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात तो वही है, चूँकि एक ही नहीं कर रहा है ना, एक मॉलिक्यूल से, तो जितना मॉलिक्यूल है उतना ही जो है वो, जितने क्रिस्टल्स हैं उतने ही एनायंस हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा इसी सवाल के अंदर पहले वाले में अगर आपको कहा जाता नंबर ऑफ कैटाइंस फाइंड करें, एनाइंस नहीं कैटाइंस, फिर क्या करता है, वही रह जाता है, क्योंकि कैटाइन तो एक ही दे रहा है ना, तो जो N की वैल्यू यही आपकी कैटाइंस की वैल्यू भी हो जाती है। 2 से मल्टीप्लाई किया इस वजह से क्योंकि एक क्रिस्टल के अंदर 2 क्लोराइड के आयंस निकल रहे थे। आगे बात समझ में, तो ऐसे और सवाल करेंगे उसको लेकर। मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं, तो वजह इसकी खास कि सबसे पहली बात तो ये एक आयोनिक कंपाउंड आपके सामने मौजूद है। दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, कैल्शियम क्लोराइड, यम आ गया ना, आयनिक हो गया। तो ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सेम कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 के कॉन्सेप्ट पे 7 लेकर आ रहा हूँ। 10 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। 10 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो पानी में घोल दिया गया है। फाइंड आउट, मालूम कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
कि 10 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो पहले क्वेश्चन तो मुझे नहीं, आज से कोई इसमें कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एन है, ठीक है। बल्कि इसमें तो डायरेक्ट मोल है, तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन है, पहला फॉर्मूला लग जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6.02 पावर 23, तो आंसर आ जाएगा 6.02 10 की पावर 24। ए का तो आंसर ऐसे ही आ गया वर्बली, सिंपल ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे 10 मोल दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन चेक करो कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस, किसी 10 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइन कितने होंगे, मतलब कैटाइंस। सो क्या करेंगे फिर, बता सकते हैं कोई तरीका। बी पार्ट कैसे, बस सिंपल, ख़त्म बात हो गई। जो भी आंसर ए में आया होगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों, चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड में एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 H प्लस आएंगे, 2 कैटाइंस। हो जाएगा ये काम, कर लो, हो गया बिल्कुल। ये मुश्किल सवाल आते हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो करें, बनाएं, आंसर लेकर आएँ। पहले का आंसर तो वर्बली पता लग गया। 6.02 इंटू 10 की पावर 24 इतने मॉलिक्यूल्स, और 1.204 10 की पावर 25 इतने आयंस हो गए, यही है ना, डन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं आज तक, ठीक है। 7 क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कलेक्शन ऑफ 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH एक कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल, इथानॉल भी कहते हैं। इस कंपाउंड के अंदर ये मॉलिक्यूल्स जो है वो गिवन है, इस बार मॉलिक्यूल्स गिवन है, ज़रा चेक करो। और क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो आप बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे इसको बताने के लिए। सर दिमाग लगा के, क्वेश्चन नंबर 8 है, चेक करो, मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर 3 फॉर्मूले लिखे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, डायरेक्टली यूज़ कर लोगे क्या, अरेंज करना पड़ेगा, है ना। चूँकि आपको ये गिवन है, एन है तो कांस्टेंट है, तो क्या करना है, एन डिवाइड बाय एन है, आंसर आ जाएगा 0.5। हाँ यस, ओके, 0.5 मोल निकालो आंसर सारे बच्चे, सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन 9, फाइंड आउट द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का वजन मालूम कीजिए। तो भाई दुनिया में कोई तराजू ऐसा नहीं बना जो एटम का वजन कैलकुलेट कर सके एक एटम का, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू कर सकते हैं, वरना कोई तराजू से मैंने आपको बताया भी था कि एटम का मास नहीं निकलता कभी भी। तो आपको प्रैक्टिकल नहीं, न्यूमेरिकल करके बताना है कि कार्बन के एक एटम का वजन कितना होगा। तो यहाँ पर एन एटम से मुराद आपको एक एटम दे दिया गया, 1 है, एन एटम मतलब एक एटम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब दे दिए गए कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, कितने पार्टिकल कितना एटम है, 1। अब बताओ तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लगेगा। क्यों, एन में क्या लिखोगे तुम, 1, एटॉमिक मास में क्या लिखोगे तुम, और यहाँ क्या लिखोगे, आंसर आ जाएगा। यूनिट में क्या लिखोगे, आंसर आ जाएगा, तो ग्राम लिख देंगे, हो जाएगा। कि अब बताओ, नहीं तुम नहीं बताना, कुछ और बता दो यार, तुम बता दो बच्चे। 1.993 एक्सपोनेंट -23 ग्राम। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 10 बस। बहुत आसान है, सेम ऐसे ही बनेगा ना, कोई नया सवाल नहीं दे रहा मैं आपको। फाइंड आउट द मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल सवाल दिया मैंने आपको, ठीक है। कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, बताइए उनका वजन कितना होगा, बता दोगे। फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए और मास बताना है आपको, वही थर्ड फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन क्वेश्चन 9 में क्या था कि एक एलिमेंट गिवन था, क्वेश्चन 10 में एक कंपाउंड गिवन है।
तो कंपाउंड गिवन है तो डेटा में आप CO2 का निकाल लेना मॉलिक्यूलर मास 7.028 एक्सपोनेंट माइनस 22। ठीक है, यूनिट ओके, वेल डन। मॉलिक्यूल्स दैट इज कैपिटल N। ओके, नो नॉट कैपिटल, ना गलत हो गया, यूनिट गलत बता दिया, ग्राम होगा ना, मास निकला है बच्चे, क्या हो गया। देखो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, पहले ये 10 तक हो गए, 10 हो गया ना, आंसर आ गया उसका सबका। अब मैं लिख रहा नहीं हूँ, थक गया मैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं। आप इससे कोई भी एक बच्चा मुझे बता दिए सवाल कैसे होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ वाटर। 5.4 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, किस फॉर्मूले से बनेगा ये। 5.4 ग्राम पानी के दिए में वाटर के, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, सेकंड से बनेगा। ठीक है ना, सिंपल। यहाँ पर आ जाएगा 5.4 ग्राम, कैपिटल M वाटर है, H2O तो 18 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे गाड्रो से। पहला ये सवाल हो गया। सेकंड वर्बली सो ये करना नहीं है कॉपी में, क्योंकि ऐसे ही तो टाइम पास करने वाली बात और कुछ नहीं। इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 7.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 7.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, कौन सा फॉर्मूला, 1 2 3, फिर से सेकंड लगेगा। तो 7.2 ग्राम कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ एटम बताना, तो यहाँ 7.2 ग्राम आ गया, और मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास कैल्शियम के लिहाज से 40 आ जाएगा, एवोगाड्रो नंबर आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कोक। ये थोड़ा मसला है, पेपर में आएगा नहीं ऐसे, सिर्फ सुन लो कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, मतलब हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन पूछ रहे हैं, 10 ग्राम मतलब मास वाला का, तो ये दूसरा फॉर्मूला कोई आएगा कि ग्राम गिवन है और आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। लेकिन मसला ये कोक लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि कोक के 10 ग्राम में। अब यहाँ तो हम तो ऐसा सवाल नहीं करते हैं भाई, ये लाजमी हमें पता होना चाहिए, मतलब कि ये इसको गिवन करना पड़ेगा कि कोक क्या होता है। एक्चुअली कार्बन को हम कोक कहते हैं। कार्बन के एलोट्रोप से क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, 3 अमरफस थे, 3 क्रिस्टलाइन थे। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट, बकी बॉल, कोल, कोक है ना, चारकोल, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन, ये सब कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। तो कोक भी कार्बन ही होता है, कोका कोला नहीं है ये, कोक मतलब कार्बन है। ठीक है। क्वेश्चन 4, इन अ कलेक्शन ऑफ 2.4 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। यही सवाल है, वैल्यू चेंज हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे याद था पेपर में कभी आया, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेम क्वेश्चन, वो वाला सवाल यहीं पे। ठीक है। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 9 ग्राम ग्लूकोज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए। सेकंड हो गया, ग्लूकोज का 1 कितना निकलता है, 180, उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, लग जाएगा। वर्बली हो जाएगा दिमाग में, उसके लिए कोई कॉपी चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, 2 in 1। 9 ग्राम ग्लूकोज के हैं, बताइए इसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, फिर बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल तो आराम से आ जाएगा, कल के टॉपिक से। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास आ गया आपका 9 और मॉलिक्यूलर मास आ गया 180, चूंकि ग्लूकोज है, मास तो आ जाएगा। दूसरा एक और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बताइए। अब उसको दो तरह से हम बता सकते हैं, अब दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्यों, ये चूंकि मोल अभी हमने निकाल दिया फर्स्ट पार्ट में, तो डायरेक्ट मोल इंटू एवोगाड्रो, नहीं तो 9 ग्राम मास वाला रख के 9/160 वो रख के उसको भी निकाल सकते हैं। बी पार्ट को नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया ना, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला निकाल दो, मोल पता है, नहीं लगाना इस फॉर्मूले से लगा दो, मास तो सवाल में गिवन नहीं था, उस तरह से भी निकाल दो। समझ गए? ठीक है, इसको भी हमें कॉपी में नहीं लिखवा रहा, चूँकि यूज़ नहीं है उसको। ठीक है। क्वेश्चन 7 की ज़रूरत नहीं है, ये तो पढ़ा हुआ, ये तो हो गया 7 आपसे। क्वेश्चन 8, फाइंड द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18,000 cm³ of H2S at STP। ये वाला सवाल अभी आप नहीं कर सकेंगे, ये हमारे अगले टॉपिक का सवाल है, ये है ही नहीं इस टॉपिक का। STP का नाम अभी तो पहली बार सुन रहे हो, STP क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। द एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65 AMU। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ जिंक। द मास ऑफ, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, पकड़ सब हो जाएंगे, मतलब मैं इसको नहीं करवा रहा किसी को भी, पास पेपर के भी सारे हो जाएंगे। ठीक है।